हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत मानव स्वास्थ्य एवं रोग जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी के अंतर्गत आज हम क्वेश्चन और आंसर लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, परीक्षा में पहले पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत आप लोगों की डिमांड भी रहती है कि सर क्वेश्चन आंसर भी कराया करिए। तो उसी के अंतर्गत हम पाठ के अंत में, चूंकि हमारा लेसन खत्म हो चुका है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो उसी के अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चंस कराने चल रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, निम्न रोगों का संचरण कैसे होता है। ठीक है कि नहीं, ये पहला क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम आपसे एक बार वीडियो पर कमेंट और लाइक चाहते हैं। फटाफट सभी लोग कमेंट और लाइक कीजिए वीडियो को। आइए देखते हैं। तो हो गया। देखिए, निम्न रोगों का संचरण कैसे होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सभी हिंदी बोर्ड वाले बच्चों स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, उत्तराखंड, किसी बोर्ड के, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न रोगों का संचरण कैसे होता है, या पार्टिकुलर कोई रोग पूछ लिया, अमीबा या मलेरिया या स्कैरिस या निमोनिया का संचरण कैसे होता है, या ऐसे ऑब्जेक्शन दे देगा, ऑब्जेक्टिव दे देगा, तो क्या करोगे। ठीक है, तो पहला है अमीबता। अमीबता एक रोग है जिसे अमीबिएसिस कहते हैं। ठीक है कि नहीं, जिसमें मैंने आपको बताया होगा अमीबा द्वारा या प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग जो होते हैं उन्हीं को हम अमीबता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक एक का आंसर हम लोग देखेंगे। पहला है अमीबता। तो अमीबता रोग का संचरण कैसे होता है। इस रोग का संचरण, ठीक है, संचरण या संक्रमण जो होता है बेटा, घरेलू मक्खियाँ करती हैं या घरेलू मक्खियाँ फैलाती हैं। ठीक है, जो खुले भोजन पदार्थ और जल को दूषित कर देती हैं, और इसी दूषित भोजन और जल को जब हम ग्रहण करते हैं तो ये हमारी बॉडी में जा करके कहीं ना कहीं अमीबी पेचिस व अन्य रोगों को फैलाने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इस रोग से बचना चाहते हैं हम लोग तो सिंपल सा है कि भोजन को ढक कर रखिए और साथ में पानी को भी ढक कर रखिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे घर में मक्खियाँ ना आने पाए। ठीक है, इसका संक्रमण हम ऐसे इस तरह से बच सकते हैं। ठीक है, इस रोग से। नेक्स्ट, दूसरा देखें, मलेरिया का संचरण कैसे होता है। तो गाइज, मैंने मलेरिया का एक वीडियो आपको दिया था, याद होगा, कि मलेरिया माने मल धन एरिया, मल माने होता है दूषित, एरिया माने क्षेत्र। ऐसा पहले माना जाता था कि मलेरिया दूषित क्षेत्र में रहने वाले लोगों में ही गंदगी के कारण होता है, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है। मलेरिया रोग जो होता है वो कहीं ना कहीं मच्छर इसका वाहक होता है। अगर हम मच्छर से बचे रहें तो इस रोग से भी हम क्या है, बच सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं मलेरिया का संक्रमण कैसे होता है। तो इसका संचरण प्रमुख रूप से मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है, कौन सा, मादा एनाफिलीज नामक जो मच्छर होता है उसी मच्छर के काटने से इस मलेरिया रोग का संचरण होता है। ठीक है कि नहीं, तो ये कहीं ना कहीं क्या हम लोगों को क्या करना चाहिए, अगर मलेरिया से बचना है तो मच्छर से बचना पड़ेगा, और मच्छर से बचने के लिए फुल और ढीले कपड़े पहनिए। ठीक है कि नहीं, कपड़े हाफ नहीं होने चाहिए, अगर खुले हैं तो कहीं भी काट सकता है। आप पे कपड़े फुल बाजू के होंगे और ढीले होंगे तो कहीं ना कहीं हम क्या होंगे, मच्छरों से बचे रहेंगे। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग जरूर लाइए, या मच्छर प्रतिघर्षी क्रीम भी आती है मार्केट में, उसको लगा के सोइए, तो मच्छर आपको नहीं काटेंगे और आप मलेरिया से बच जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका संचरण और बचाव था। ठीक है, फिर तीसरे की बात करते हैं, स्कैरिस्ता। स्कैरिस्ता क्या है, स्कैरिएसिस रोग मैंने आपको वीडियो में दिया था कि स्कैरिस रोग क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि स्कैरिस क्या है। ठीक है, तो स्कैरिस्ता, ध्यान देना, रोग का नाम स्कैरिस्ता है और अंग्रेजी में स्कैरिएसिस कहते हैं, और यह स्कैरिस नामक सूक्ष्म कृमि द्वारा क्या होता है, फैलता है। ठीक है, जिसको हम जनरल भाषा में बोलते हैं केचुआ पड़ गया है, वही केचुआ पड़ना ही क्या कहलाता है, स्कैरिस्ता कहलाता है। ठीक है कि नहीं, या स्कैरिएसिस कहलाता है, इसे स्कैरिस फैलाता है। कैसे फैलता है, यह दूषित जल, साग सब्जी, फल, वायु आदि द्वारा होता है। ठीक है, दरअसल ये जो स्कैरिस्ता रोग है ये एस्कैरिस नामक कृमि से फैलता है, और यह बॉडी में जाता कैसे है, मैंने आपको बताया था, फल सब्जी
दरअसल क्या है, इसे बिना धोए ही लोग क्या करते हैं, अच्छे से खा लेते हैं कच्चे से। मार्केट में आप जाते हो तो वहाँ से कोई मूली हो गया, पलकी हो गया या भिंडी हो गया, ऐसे उठा के लोग खा लेते हैं। तो ये मिट्टी में, चूँकि ज़मीन के अंदर मिट्टी में क्या है, इसके अंडे होते हैं स्कैरिस के, तो ये फलों सब्जियों पत्तियों पे अंडे होते हैं और जब उसी को खा लेते हैं तो उसके माध्यम से हमारे पेट में चला जाता है। इसलिए हरे पत्तेदार सब्जियों को जब भी बनाइए लाइए, बढ़िया से अच्छे से उसे धुलाई करिए और अच्छे से धुलने के बाद ठीक उसे क्या करिए, गर्म पानी में भी धुल करके तब आप सब्जी बनाइए। एक बार आप लाइए, ठंडे पानी से धुलिए, ठीक है। फिर अगर आप बॉईल करके पानी थोड़ा हल्का कुनकुन करके धुल लीजिए, क्योंकि अगर इस स्थिति में कोई कीड़ा या कोई अंडा अगर उस पर पत्ती पे लगा होगा कहीं पर तो वो मर जाएगा, ठीक है कि नहीं, इससे ये बच सकते हो। तो इसी क्रम में अगर हम तीसरा देखें जो है हमारा न्यूमोनिया कैसे फैलता है, मतलब अगर किसी एक व्यक्ति को हुआ है दूसरे को कैसे फैलेगा, इसका संचरण कैसे होता है। तो सिंपल सी बात, यह रोग का संचरण रोगी के थूक, छींक, ठीक है, कफ, छींक होना चाहिए, ठीक है, छींक व कफ से होता है। मतलब अगर पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को क्या ये रोग हुआ है, कहीं ना कहीं निमोनिया, अगर वो व्यक्ति छींकता है, खांसता है, ठीक है कि नहीं, अगर उसके सामने आप खड़े रहेंगे तो इसके जो कीटाणु हैं निमोनिया के न्यूमोकोकस, ये क्या होगा, आपकी बॉडी से उस सामने वाले पर्सन में भी क्या होगा, फैल जाएगा। इसलिए ऐसे रोगी से बचे रहें। अगर बात भी कर रहे हैं 2 मीटर की दूरी बनाए रखिए, ठीक है, ताकि वो छींके खांसे तो इसका जो जीवाणु है वो आपसे उसकी बॉडी से आप में ना आने पाए, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के क्वेश्चन का आंसर हो गया कि अमीबा कैसे फैलता, अमीबियत, मलेरिया, स्कैरिस्ता, निमोनिया, चारों का संचरण मैंने क्लियर किया, ठीक है। अब इसी क्रम में हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, कि प्राथमिक द्वितीयक लसिकाओं के अंगों के नाम बताइए। वर्ड लिम्फॉइड अंग, लिम्फॉइड अंग क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या नाम, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रोगों से बचाने का काम करते हैं, जो रोगाणुओं को मारने का काम करते हैं, एक तरह से उन्हीं को हम लिम्फॉइड अंग कहते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं। और पूछ रहा है कि लसिका अंगों के नाम बताइए, कौन से, प्राथमिक और द्वितीयक। इसका मतलब लसिका अंग कितने प्रकार के हो गए गाइस, 2 प्रकार के, पहला प्राथमिक लसिकाभंग, दूसरा द्वितीयक लसिकाभंग, ठीक है। प्राथमिक लसिकाभंग में अस्थिमज्जा और थाइमस होता है। अस्थिमज्जा का मतलब बोन नैरो, जिसमें आरबीसी अर्थात रेड ब्लड कार्पल्स का निर्माण होता है, उसे अस्थिमज्जा कहते हैं, ठीक है कि नहीं, बोन नैरो कहते हैं। और दूसरा थाइमस, मैंने बताया था गाइस कि थाइमस एक प्रकार की छोटी ग्रंथि है जो बच्चों और बुजुर्गों में अनडेवलप होती है, या ये कह लो बच्चों में विकसित नहीं होती है और बुजुर्गों में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इस वजह से बच्चे और बुजुर्ग में रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है और ये किसी भी रोग से पीड़ित होने पर रिकवर बहुत टाइम ले लेते हैं रिकवर होने में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थाइमस ग्रंथ क्या करती है, शरीर में रोगों से लड़ने की इम्यूनिटी बूस्ट करती है, क्योंकि यह एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो थाइमोसिन नामक हार्मोन्स बॉडी के खून में स्रावित करती है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता को विकसित करता है, ठीक है। फिर द्वितीयक लसिकाभंग में आइए, सेकेंडरी लिम्फॉइड अंग क्या है, प्लीहा, जिसे ब्लड बैंक भी कहते हो, शरीर का ब्लड बैंक या अतिरिक्त रक्त एक छोटी सी थैली में भरा होता है, 200 ग्राम 250 ग्राम ब्लड होता है उसमें, उसी को प्लीहा या तिल्ली कहते हैं, ठीक है कि नहीं। ये द्वितीयक लसिकाभ में अंग आता है। और लसिका गांठें जो पूरे बॉडी में जगह जगह फैली हुई हैं, जो जीवाणुओं को फंसा करके अपने गांठों में मारने का काम करती हैं। और टार्नसल्स, ये आप पे क्या है, द्वितीयक लसिकाभांग है, ठीक है। ये प्राथमिक, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाभांग क्या है, तो आप इस तरह से इसे बता सकते हो गाइस, ठीक है। तो नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि निम्नलिखित का पूरा नाम बताइए। आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभार कुछ 2-3 ऐसे ही वर्ड दे देगा जिसका फुल फॉर्म बताना होता है। तो आइए देखते हैं कि निम्न का पूरा नाम क्या है। जैसे पहला दे दिया MALT का पूरा नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि M फॉर म्यूकोशल अर्थात स्लेश, म्यूकस स्लेश चिपचिपा पदार्थ, और A फॉर एसोसिएटेड यानी संबद्ध, L फॉर लिम्फॉइड यानी लसिकाभ, और T फॉर टिश्यू होता है, ठीक है। अर्थात MALT का पूरा नाम
म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू अर्थात श्लेष्म संबद्ध लसिकाभ ऊतक होता है। ठीक है, अब इसी क्रम में दूसरा जो क्वेश्चन फुल फॉर्म दिया एड्स का, बच्चों आप लोग को एड्स का पूरा नाम बताया गया है, ठीक है कि नहीं। एसटीडी रोग के अंतर्गत मैंने दूसरे चैप्टर में भी बताया है, तो एड्स का पूरा नाम पक्का है, कई बार पूछा गया, रिपीट किया गया है, तो मे भी पॉसिबल फिर से आ सकता है, इसलिए सभी गाइज एड्स का पूरा नाम तो याद रखो। ठीक है, तो आइए देखते हैं एड्स को। ए फॉर एक्वायर्ड होता है, ठीक है, ACQUIRD, और हिंदी में इसे उपार्जित कहते हैं। आई फॉर इम्यूनो, जिसे प्रतिरक्षा कहते हैं। डी फॉर डिफिशियंसी, जिसे न्यूनता या अपूर्णता कहते हैं। एस फॉर सिंड्रोम या संलक्षण कहते हैं। ठीक है, अर्थात पूरा एड्स का पूरा नाम देखा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता अर्थात अपूर्णता, संलक्षण, ये एड्स का पूरा नाम है। गाइस ध्यान रखिए, ये पेपर में पूछा जा सकता है, 100% आने के चांसेज हैं। अगर कोई शॉर्ट फॉर्म का क्वेश्चन बना आपके एग्जाम में फुल फॉर्म के लिए, तो एड्स की प्रायोरिटी रहती है। ठीक है, फिर आता है NaCO, जिसे NaCO नाको भी कहते हैं, तो नाको का फुल फॉर्म क्या है ये भी आप देखिए। ठीक है, तो सॉरी गाइज, अभी HIV का देखते हैं, नाको का हम इसके बाद बता रहे। ठीक है, HIV का आप देखो, एड्स के अकॉर्डिंग HIV है ना, एड्स कैसे एक रोग है जो HIV नामक वायरस से फैलता है, तो इसलिए एड्स के बाद HIV का फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं। यहाँ H फॉर ह्यूमन अर्थात मानव, और I से इम्यूनो डिफिशियंसी, ये डिफिशियंसी इसके साथ लगा होगा। बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि H को तो ह्यूमन बताए, I के इम्यूनो वी फॉर वायरस, जबकि D छोड़ देते हैं, इसमें D नहीं है, लेकिन संलग्न है, बताना पड़ेगा कि H फॉर ह्यूमन मानव, I फॉर इम्यूनो डिफिशियंसी अर्थात प्रतिरक्षा अपूर्णता, और V फॉर वायरस यानी विषाणु, और बोले तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है HIV का फुल फॉर्म। ठीक है, और अगर हम देखें हिंदी में, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु। ठीक है, ये आपके MALT एड्स और HIV का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, इसे नोट करो, फिर हम नाको का भी बता रहे हैं। ठीक है, सभी गाइस नोट करें। तो हम जो चौथे की बात कर रहे थे, फोर्थ पॉइंट जो हमारा था नाको, नाको का फुल फॉर्म क्या है बेटा। नाको एक तरह से ये कह लीजिए एक यूनिटी, एक संगठन है जो किसी देश में या भारत में ही एड्स रोग को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो नाको वैसे बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म NaCO होता है। N फॉर नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, A फॉर एड्स यानी एड्स का, ठीक है, और C फॉर कंट्रोल यानी नियंत्रण, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, और चारों को मिला के बताएं तो नाको का फुल फॉर्म क्या हुआ, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, अर्थात एक ऐसा संगठन जो पूरे राष्ट्र में एड्स को कंट्रोल करने के लिए गठित किया गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, NaCO अर्थात नाको कहते हैं। ठीक है, तो ये भी नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, फटाफट सभी गाइस नोट। तो बेटा आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव में HIV संचरण की विधियां बताइए। ठीक है, व्हाट आर मेथड ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन ह्यूमन, अर्थात मनुष्य में कैसे HIV फैलता है, किन किन तरीकों से एड्स फैल सकता है। ठीक है, एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बेटा ये HIV, ठीक है, जैसे अगर किसी पर्सन को ये शंका है कि HIV हुआ है और उसकी जांच करानी हो, तो मैंने आपको बताया था इसके लिए जो मुख्य रूप से जांच की जाती है एलिजा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और उसी टेस्ट के अंतर्गत ये पता चलता है कि HIV पॉजिटिव हैं आप या HIV नेगेटिव है। ठीक है, तो मानव में कैसे HIV फैलता है, किन किन तरीकों से, अगर ये हमें आपको मालूम रहे तो हम इन तरीकों को, ठीक है, थोड़ा सा इन तरीकों से बच करके अपने आप को HIV से भी बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मानव में HIV संचरण की विधियाँ निम्नलिखित हैं। जो पहला है, सबसे पहली बात, इम्पॉर्टेंट बात, जो किसी भी व्यक्ति में अगर 100 पेशेंट HIV के हैं तो 90 या 95% में HIV इसी तरीके से फैलता है, पहले वाले से। ठीक है, कि HIV संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध बना से। ठीक है, अगर किसी महिला को एड्स हुआ है, ठीक है कि नहीं, और अगर आप उससे रिलेट हो जाएंगे, आप उससे संबंध बनाएंगे, तो वह वायरस जनन मार्गों से होकर आपकी भी बॉडी में आ जाएगा और आपको भी संक्रमित कर देगा, अर्थात एड्स आपके अंदर भी फैला देगा। ठीक है,
ये पहला कारण है। 95% लोग इसी तरीके से एड्स से पीड़ित होते हैं। ठीक है, इसे आप कह सकते हो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, बात वही हुई। ठीक है, दूसरा संक्रमित व्यक्ति के रुधिर आदान से, इसमें भी 2% लोग आते हैं। जैसे किसी मरीज को गंभीर स्थिति में शल्य क्रिया में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड लेता है, तो ब्लड लेने से पहले जांच कर लेनी चाहिए कि जिसका ब्लड ले रहा है अर्थात दाता के ब्लड में HIV वायरस तो नहीं है, कहीं वह व्यक्ति HIV वायरस से पीड़ित तो नहीं है। अगर पीड़ित है तो ऐसे ब्लड को चढ़ाने से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उस ब्लड में वायरस होते हैं जो आपकी बॉडी में जा कर के HIV फैला सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति से खून लेना भी क्या है, खतरनाक हो सकता है, कि बेहतर होगा खून लेने से पहले HIV जांच भी कर ली जाए। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया कि संक्रमित व्यक्ति से रुधिर आदान करने से, आदान मतलब लेने देने से। फिर जो तीसरी बात आती है, संक्रमित व्यक्ति के सुई का प्रयोग करने से। ठीक है, ये भी 1% व्यक्तियों को इस तरह से भी एड्स होता है। कैसे? जैसे ये इंजेक्शंस हैं, किसी पर्सन को मान लीजिए एड्स हुआ है, मैंने उसे किसी बीमारी की इंजेक्शन लगाया और उसी इंजेक्शन का प्रयोग आपको भी लगाने में कर दिया, तो नो डाउट वो वायरस आपकी भी बॉडी में जा सकता है। इसलिए जब भी लगाइए नई और न्यू निडल होनी चाहिए, सुई होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं? इसलिए अब जो निडल्स आती है, सुई आती है, यूज एंड थ्रो आता है, एक बार प्रयोग करिए फिर दीजिए। ठीक है, क्योंकि पहले लोग इसी तरह कांच के इंजेक्शंस का प्रयोग करते थे, वही इंजेक्शंस पानी में उबालकर बार बार लोगों को लगाया जाता था। ठीक है, लेकिन कभी कभार जब एड्स आया तो एड्स के संचरण को देखते हुए, ठीक है, भारत की जो मेडिकल साइंस फैकल्टी है, उसने क्या किया कि एक प्लास्टिक्स के निडल लाए जो यूज एंड थ्रो की तरह है, बहुत सस्ता आता है 2-3 रुपए का, कि एक मरीज को लगा के फेंक दीजिए। डिस्पोजल कहते हैं, इसीलिए जो डिस्पोज हो सके, डिस्पोजल बोलते हैं, डिस्पोजल सिरिंज, डिस्पोज हो सके, खराब हो सके, टूटा जा सके। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट बेटा, तीसरा है संक्रमित माता से अपरा द्वारा बच्चे में। ये भी क्या है, 1% बच्चों को ऐसे होता है कि जैसे कोई माँ या कोई महिला है, अगर उसको एड्स हुआ है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसका जो अपरा होता है, प्लेसेंटा जिसे कहते हैं, अपरा का मतलब जब बच्चा पैदा होता है जो नाभि नाल काटते हो, वह जो माँ के गर्भ से बच्चों को जोड़कर उसको पोषण देता है, ऐसे माध्यम को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं, आंव या आमल कहते हैं। उस आंवल से क्या होता है, बच्चे की बॉडी में भी HIV वायरस चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके तरीके थे जिनकी सहायता से HIV का संचरण मानव में होता है। ठीक है कि नहीं? तो ये हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसका नाम मेटास्टेटिस है। तो आइए देखते हैं मेटास्टेटिस क्या होता है। ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से कैंसर से संबंधित है, ट्यूमर से संबंधित क्वेश्चन है कि मेटास्टेटिस क्या है। ठीक है, आप लोग पढ़े नहीं होंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं मेटास्टेटिस के बारे में, कि वे ट्यूमर जो निरंतर विभाजन करते रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि मानव के शरीर में कभी ब्रेन में, महिलाओं के ब्रेस्ट में कुछ छोटे गांठ जैसे बन जाते हैं। ठीक है कि नहीं? जो गांठ बड़े होकर एक ट्यूमर का रूप लेते हैं और वही ट्यूमर आगे चलकर कैंसर का रूप लेता है। तो वही कह रहा है कि वे ट्यूमर जो निरंतर विभाजन करते रहते हैं और उनके कोशिका को नियोप्लास्टिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कोशिकाएं सामान्य नहीं होती हैं, असामान्य होती हैं। ये नियोप्लास्टिक कोशिकाएं कहलाती हैं। जो ट्यूमर वाली कोशिकाएं हैं वो नियोप्लास्टिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ये तीव्रता से वृद्धि करके, ठीक है, आसपास के सामान्य ऊतक को भी नष्ट कर देते हैं। सोचिए कितनी इम्पोर्टेंट बात है नियोस्टेटिस में, कि ट्यूमर जो होता है वे निरंतर विभाजित करते हैं और इनकी कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, नियोप्लास्टिक कोशिकाएं। ये आसपास के सामान्य ऊतक को भी क्या करती हैं, संक्रमित करके नष्ट कर देती हैं। और ये वृद्धि कर रही कोशिकाएं, ठीक है, कौन सी, नियोप्लास्टिक कोशिकाएं, ट्यूमर वाली
पोषण के लिए भी सामान्य कोशिकाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं, कंपटीशन करती हैं। ठीक है, जो ट्यूमर की कोशिकाएं हैं वो पोषण लेने के लिए आसपास कोशिकाओं को डिस्टर्ब कर देती हैं। ठीक है, इस प्रकार ये रक्त से होकर दूसरे ऊतकों या अंगों में भी पहुंचकर द्वितीयक ट्यूमर बना देती हैं। ठीक है, जो ट्यूमर की कोशिकाएं हैं ये रक्त की सहायता से अन्य अंगों में भी जाके क्या करती हैं, द्वितीयक ट्यूमर बनाने का काम करती हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टैटिस कहते हैं। ठीक है कि नहीं, होम्योस्टैटिस। आपको इतना याद रखना है कि ट्यूमर की कोशिकाएं जो होती हैं निरंतर विभाजित करती हैं और इन्हें नियोप्लास्टिक कोशिका कहते हैं। यह निरंतर विभाजित कर करके आसपास के ऊतकों को भी नष्ट कर देती हैं और साथ में ये वृद्धि कर रही कोशिकाएं जो होती हैं ये सामान्य कोशिकाओं से पोषण लेने के लिए कंपटीशन करती हैं। ठीक है कि नहीं, जिसकी वजह से ये रक्त के माध्यम से अन्य अंगों में भी जाके ट्यूमर पैदा कर देते हैं, जिन्हें द्वितीयक ट्यूमर कहते हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, मेटास्टैटिस कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपका 5वां क्वेश्चन भी लगभग कंप्लीट हो गया, तो इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, ड्रग्स के कुप्रभाव बताइए। ठीक है, ड्रग्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था ड्रग्स मीन्स नशीले पदार्थ। ये नशीले पदार्थ में आपको बताया था, जैसे कोका एल्केलाइड्स बताया था, ओपियोइड्स बताया था जो अफीम के पौधे से प्राप्त होता है। यानी सीधा सीधा जाने कि ऐसे पदार्थ जो नशीले होते हैं। ठीक है, जैसे हीरोइन, मार्फीम, चरस, अफीम, गांजा, भांग, ये सब के सब क्या हैं, ड्रग्स हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इस ड्रग्स का सेवन करता है तो उसके बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके सिस्टम्स के पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी वो व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, तो यही इसमें आपको पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने दिया है बेटा, ड्रग्स के कुप्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स लेता है तो उसका हिंसक और बर्बर होना, ये तो लाजमी है कि अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स ले रहा है तो वो हिंसक होता है। हिंसक का मतलब कि बात बात पर लड़ने और बात बात पर झगड़ने का कार्य करना, ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के प्रवृत्ति में होता है जो ड्रग्स लेता है। और बर्बर होना, बर्बर होने का मतलब है कि जंतुवत व्यवहार करना, जानवरों जैसा सलूक करना किसी व्यक्ति के साथ, वो क्या है, बर्बर व्यवहार होता है। ठीक है, तो जो ड्रग्स लेते हैं वो हिंसक और बर्बर होते हैं, पहली चीज। दूसरा जो पॉइंट है, श्वसन घात, हृदयपात, बेहोशी और मृत्यु भी हो जाती है। मतलब जो व्यक्ति ड्रग्स ले रहा है उसका फेफड़ा फेल हो सकता है, श्वसन क्रियाएं बंद हो सकती हैं, हृदयपात हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है और बेहोशी के लक्षण होते हैं और मृत्यु भी हो सकती है ड्रग्स लेने वाले व्यक्ति की। ठीक है, फिर तीसरा जो है बेटा, अवसाद। अगर जो ड्रग्स लेता है उसमें अवसाद होता है, अवसाद की तरह व्यवहार करता है, या ये कह ले माइग्रेशन जिसे कहते हैं, माइग्रेन की बीमारी है, अवसाद होता है, थकावट होती है और वजन घटना, भूख ना लगना, कहीं न कहीं ये लक्षण भी क्या हैं, ड्रग्स के रोगियों में या ड्रग्स लेने वाले व्यक्तियों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है जो बेटा, चोरी व अपराध करना। ये भी सिंपल बात है कि जो व्यक्ति ड्रग्स लेता है, सपोज करिए अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स ले रहा है और उसके पास ड्रग्स के पैसे नहीं है लेकिन उसे आज ड्रग्स चाहिए, तो क्या करेगा, वो चोरी करेगा, किसी की साइकिल, किसी की गाड़ी, किसी का कुछ भी बटुआ मारेगा, पर्स मारेगा और चोरी करके वो उसी पैसे से क्या करेगा, ड्रग्स यूज करेगा। और कहीं ना कहीं वो अगर चोरी नहीं कर पा रहा तो अपने ड्रग्स की पूर्ति के लिए, आवश्यकता के लिए वो कहीं ना कहीं किसी घटना को अंजाम, सुपारी लेना या कुछ और ऐसे अपराध करेगा ताकि उसको पैसा मिले और उसी पैसे से वो ड्रग्स खरीद सके। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, ड्रग्स का कुप्रभाव है। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात, जो व्यक्ति ड्रग्स ले रहे हैं उनमें एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसी गंभीर बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे लोग चिलम पीते हैं तो चिलम आपने देखा होगा ऐसे लगा कि कोई एक व्यक्ति पी रहा है और उसको एड्स हुआ है, तो एड्स के रोगी के लार में भी HIV वायरस होते हैं, वो उस चिलम पे लग रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति उसी को लेकर ऐसे पी लिया तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो एड्स का वायरस उसके मुंह में भी चला जा सके। तो इस वजह से सिगरेट भी आपने देखा बहुत सारे लोग आधा पी लेते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी उसी को पी लेता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में
ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, फिर गर्भस्थ शिशु पर प्रतिकूल प्रभाव। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और वह कहीं ना कहीं कोई नशीला पदार्थ का सेवन कर रही है तो उसके होने वाले शिशु पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। वो व्यक्ति या वो बच्चा सामान्य ना होकर असामान्य हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो महिला शराब पीती है उस महिला के पेट में पल रहे बच्चे में FAS नामक बीमारी हो सकती है, अर्थात फीटल एल्कोहल सिंड्रोम नामक बीमारी हो सकती है, जिसके अंतर्गत बच्चे की वृद्धि असामान्य होती है और जन्मजात कोई ना कोई दोष होता है। ठीक है, तो ये कहीं और कैंसर होना, जैसे कोई तंबाकू खा रहा है तो कहीं ना कहीं कैंसर होने के तो चांसेज हैं, ये भी तो नशीला पदार्थ है। तो तंबाकू से भी नशीले पदार्थ जो होते हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं कैंसर पैदा कर सकते हैं। इसलिए इन सब से बचने के लिए ड्रग्स का सेवन बंद कर देना चाहिए। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 7वां आज का, इंटरफेरॉन क्या है, व्हाट डू मीन अबाउट इंटरफेरॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, कई बार पूछा गया। आप आंसर उठा के देखिए, टिप्पणी में 1-2 नंबर का पूछ लेता है इंटरफेरॉन क्या है, तो मैंने पढ़ाया भी है फिर बता दे रहे हैं, दैट सिंपल। जैसे देखिए, ये आपके बॉडी की मान लीजिए कोशिकाएं हैं या ऊतक हैं किसी भी भाग के, ठीक है, इस तरह से कोशिकाएं या ऊतक हैं। अब कोई भी वायरस, ठीक है, क्या कोई वायरस मान लीजिए इस कोशिका में पहुंच गया तो ये कोशिकाएं अब क्या हो गई, वायरस से संक्रमित हो गई। अब इसी कोशिकाओं के अंदर से एक ऐसा पदार्थ स्रावित होगा जो आसपास की कोशिकाओं को, ठीक है, ये पदार्थ क्या करेगा, अलर्ट कर देगा और ये पदार्थ इस वायरस से बचने के लिए आसपास की कोशिकाएं अपने आप के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण बना लेती हैं, जिससे कि यह वायरस आसपास की कोशिकाओं में फैलने नहीं पाता है। तो इसी को इंटरफेरॉन कहते हैं। मैंने लिखा भी है कि इंटरफेरॉन क्या, यह एक प्रकार का एंटीवायरल प्रोटीन है, यानी ऐसा प्रोटीन है जो वायरस से बचाने का काम करता है। ठीक है, जो वायरस संक्रमित कोशिका द्वारा स्रावित होकर आसपास की कोशिकाओं को वायरस संक्रमण से बचाने का कार्य करती हैं, उसे हम इंटरफेरॉन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इंटरफेरॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे जरूर ध्यान में रखिए, माइंड में रखिए, ये पेपर में पूछा गया है कई बार, तो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है गाइज, तो नोट करो आज के इस वीडियो में गाइज इतना ही। मिलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए अच्छा लगा हो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।